Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous lecture we have discussed about the buoyancy and flotation. तो buoyancy के बारे में हमने conditions of equilibrium पढ़ा था कि conditions of equilibrium क्या क्या है. ओके इसमें जो केस डिस्कस किए थे वो मैं आपको अभी रिवाइज करवा देता हूँ. तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ सबमर्ज्ड बॉडी, तो कोई भी एक सबमर्ज्ड बॉडी होती है उसके इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशंस होती है, तो वो डिपेंड करता है वो आपके डब्ल्यू बी एंड जी की पोजीशन पे. ओके तो सबसे फर्स्ट जो है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या था कि थर्स इफ़ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि आपका जो टोटल वेट का फोर्स है वो बियॉन्सी का फोर्स जो है वो दोनों सेम है, एंड पॉइंट बी इज़ अबव जी, यानी कि आपका पॉइंट बी अगर जी से अबव है, द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके तो फर्स्ट आपका ये कंडीशन था स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए. ये जो है वो आपको याद रखना है, पॉइंट बी इज़ अबव जी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बी, देन एंड देन योर बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. उसके बाद जो हमने सेकंड किस्सा देखा था वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था. तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या था कि if W is equal to FB and your point B is below G, then that is the case of unequilibrium, unstable equilibrium. ओके अनइक्विलिब्रियम या तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम बुला सकते हैं उसे. ओके तो उस ये समझने के लिए हमने क्या किया था, एक मतलब बलून का एग्जांपल लिया था कि अगर कोई बलून जो है वो स्ट्रेट है, तो अगर हम उसे टिल्ट करते हैं, ओके अगर हम उसे टिल्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो फिर से वही पोजीशन में आ जाता है. अब देखो बलून जो होता है उसे हमने नीचे से बांधा हुआ होता है, तो उसका वेट जो है वो नीचे का ज़्यादा होता है और बियॉन्सी फोर्स जो होता है वो अपवर्ड होता है. तो वो जो कंडीशन हो जाती है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है, उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की हो जाती है. तो यानी हम उसे अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो भी वो अपनी जगह पे फिर से वापस आ जाएगा. ओके तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ. एंड अगर हम वो जो मतलब है उसे उल्टा कर देते हैं, यानी कि नीचे का वेट निकाल देते हैं, तो क्या होगा कि वो आपका जो बलून है अगर हम उसे क्लॉकवाइज जो है वो टर्न कराएंगे, यानी कि उसको रोटेशन देंगे क्लॉकवाइज, तो वो और ज़्यादा रोटेशन में चला जाएगा. तो ये उसकी अनस्टेबल कंडीशन हुई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई. एंड द थर्ड केस इज ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है कि आपका यहाँ पे भी W इज इक्वल टू एफ बी है ही, बट यहाँ पे आपका B पॉइंट B यानी कि बियॉन्ड से पॉइंट एंड G पॉइंट यानी ग्रेविटेशनल सेंटर का पॉइंट जो है वो दोनों सेम पॉइंट पे होते हैं. तो ऐसे किस्से में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है सबमर्ज्ड बॉडी वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है. अब ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने दो टाइप की क्यों पढ़ी वो क्वेश्चन होगा आपका. तो उसका सॉल्यूशन है कि सबसे फर्स्ट जो आपने कंडीशंस ये तीन पढ़ी, W और FB को कंपेयर करके और B एंड G को कंपेयर करके कि B की वैल्यू G से ऊपर है या नीचे है या तो साथ में है, उसके ऊपर से हमने डिसाइड किया. तो ये सारा जो कंडीशन जो है वो सबमर्ज्ड बॉडी के लिए है, यानी कि जो बॉडी मतलब फ्यूल में टोटली इमर्स की गई है. ओके ऐसी बॉडी के लिए ये जो है वो ये जो प्रिंसिपल है वो मतलब काम करता है ऐसी बॉडीज़ के लिए. उसके बाद जो है वो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी. तो फ्लोटिंग बॉडी में क्या होता है कि वो फुल्ली सैचुरेटेड बॉडी नहीं होती है, फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी नहीं होती है, वो आधी पानी में होती है या तो फिर मतलब कोई लिक्विड में होती है, फ्लूइड में होती है, और आधी बॉडी जो होती है वो ओपन एटमॉस्फेयर में होती है. तो ऐसी बॉडी को हम फ्लोटिंग बॉडी बुलाते हैं. तो फ्लोटिंग बॉडी से जितना भी मतलब वेट ऑफ लिक्विड जो है वो वहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, उतना बियॉन्सी फोर्स जो है वो बॉडी पे लगता रहता है. ऐसा हमको हमारे बेसिक नॉलेज पे से पता है, बियॉन्सी के नॉलेज पे से. ओके तो यहाँ पे हम क्या है मेटा सेंटर पॉइंट M एंड G से डिसाइड करेंगे कि आपकी फ्लोटिंग बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है. ओके तो उसमें सबसे फर्स्ट किस्सा है स्टेबल इक्विलिब्रियम का.
इफ़ द पॉइंट M इज़ अबव G, अगर आपका G पॉइंट से M जो है वो ऊपर है, M पॉइंट जो है वो G से ऊपर है, तो आपकी बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा बुला सकते हैं हम। ओके। एंड सेकंड किस्से में अनस्टेबल में, अगर आपका M जो है वो बिलो G है, तो आपकी बॉडी जो है वो फ्लोटिंग बॉडी वो जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में होती है। तो ये सारी चीज़ जो है वो M एंड G के ऊपर डिपेंड है फ्लोटिंग बॉडी में। ओके। फ्लोटिंग बॉडी में आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो है वो M एंड G पे डिपेंड करती है। उसके बाद थर्ड जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आता है। इफ़ द पॉइंट M इज़ द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, द फ्लोटिंग बॉडी विल बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके। तो जब आपका जो M पॉइंट होता है यानी मेटा सेंटर पॉइंट होता है, वो ग्रेविटेशनल पॉइंट के ऊपर ही होता है, तब जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम बुला सकते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने लेक्चर्स में देखी थी, आपको मैंने ये रिवाइज करवाई। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड भी देखी थी मेटा सेंट्रिक हाइट की, कि हमें मेटा सेंट्रिक हाइट यानी M इंटू G जो है वो फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। उसका इक्वेशन जो था GM का यानी mg का, वो था W1 इंटू एक्स अपॉन W10 थीटा। ओके। तो ये पूरा फिनोमेना जो है वो हम मेटा सेंट्रिक हाइट फाइंड करने का पढ़ चुके थे। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। तो फ्लोटिंग बॉडी का ऑसिलेशन कैसे जो है वो होता है, वो हम ये लेक्चर में देखेंगे। कंसिडर फ्लोटिंग बॉडी विच इज टिल्टेड थ्रू एन एंगल बाय एन ओवरटर्निंग कपल एज शोन इन फिगर 22। अब देखो यहाँ पे कोई एक बॉडी है जिसको हमने ऐसे टिल्ट किया है। ओके। तो कंसिडर अ बॉडी, एक फ्लोटिंग बॉडी कंसिडर करो, विच इज टिल्टेड थ्रू एन एंगल बाय एन ओवरटर्निंग कपल। उससे हमने एक ओवरटर्निंग कपल पे से जो है वो ओवरटर्न दिया हुआ है। लेट द ओवरटर्निंग कपल इज सडनली रिमूव्ड। सपोज अगर ऐसा होता है कि जो आपका ओवरटर्निंग का जो मतलब जो कपल होता है वो सडनली रिमूव कर लेते हैं हम, द बॉडी विल बी स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो बॉडी जो है वो ऑसिलेट होना स्टार्ट कर देती है। थस बॉडी विल बी इन अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन एज इफ सस्पेंडेड एट द मेटा सेंटर M। ओके। तो उससे क्या होता है कि बॉडी जो है वो ऑसिलेशंस में आ जाती है, एज इफ सस्पेंडेड एट मेटा सेंटर M। अगर हम उसे मेटा सेंटर M से सस्पेंड करते हैं तो वो ऑसिलेटिंग करती रहती है। The only force acting the body is due to restoring couple due to the weight of W of the body force of a buoyancy Fp। ओके। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो यहाँ पे लिखा है कि G यहाँ पे, W यहाँ पे, हमने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, और A B जो B1 पॉइंट आ गया, FB पॉइंट आ गया, यहाँ पे जो है वो मेटा सेंटर आ गया। ओके। तो ये सारी जो है वो रोटेशन के बाद की कंडीशन है ऑसिलेशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। नाउ रिस्टोरिंग कपल जो होगा वो आपका W इंटू डिस्टेंस GA। डिस्टेंस जो ये GA है आपका, GA उसको और आपको W को मल्टीप्लाई करोगे, उतना आपका रिस्टोरिंग कपल होगा कि जो बॉडी को ऑसिलेट करके बंद कर देगा। ओके। तो इसीलिए हम उसको रिस्टोरिंग कपल बुलाते हैं। तो W इंटू डिस्टेंस GA, W इंटू GM साइन थीटा। तो ये GA डिस्टेंस है वो GM साइन थीटा से मिल सकता है, और GM की हाइट तो मेटा सेंट्रिक हाइट हम निकाल सकते हैं आगे के फॉर्मूले के ऊपर से। देन देन रिस्टोरिंग कपल इज इक्वल टू W इंटू GM साइन थीटा है। वहाँ पे GM क्या है, मेटा सेंट्रिक हाइट। दिस कपल ट्राइज टू डिक्रीज द एंगल। ये कपल क्या ट्राई करता है कि आपकी जो मूवमेंट आई है, आपको जो डिफ्लेक्शन आया है, उसे रिस्टोर करने का काम करता है, इसीलिए हम उसे रिस्टोरिंग कपल बुलाते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। ओके। अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। Here negative signs indicates that the restoring couple tries to decrease the angle theta। तो ये restoring couple जो है वो क्या करता है कि वो जो आपका थीटा है एंगल है उसे डिक्रीज करने की ट्राई करता है, ये दिखाता है। टॉर्क ड्यू टू इनर्शिया, टॉर्क ड्यू टू अब इनर्शिया जो लगेगा वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस
इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, क्योंकि ये वाई वाई एक्सिस है, तो आई वाई वाई मल्टीप्लाई बाय अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा, विच इज़ इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये सारा रख दिया, बट आई वाई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू के स्क्वायर अपॉन जी, वेर डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी एंड के इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो ये सारा जो है वो इनर्शिया टॉक पे मैंने लगा दिया, डब्ल्यू के स्क्वायर जी माइनस डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन जी इंटू के स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी स्क्वायर। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 एंड इक्वेशन 2 को हम एक दूसरे के सामने अगर इक्वेट कर दे तो डब्ल्यू इंटू जी एम साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन जी के स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो आपकी जी एम साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो डब्ल्यू आपको उस साइड ले जाना पड़ेगा, डब्ल्यू आप उस साइड ले जाओगे तो डब्ल्यू जो है वो नीचे आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड सो जी एम साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन जी डी टी स्क्वायर। तो फॉर स्मॉल एंगल थीटा, अगर हम स्मॉल एंगल लेते हैं थीटा, तो उसमें क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं। तो जी एम इंटू थीटा इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू जी। तो अगर ये जो के स्क्वायर इंटू है उसे हम इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, के स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन जी डी टी स्क्वायर plus gm into theta is equal to 0. Now divided all the equation by k square g, we get d square theta upon dt square plus gm into g into theta upon k square is equal to 0. Okay, the above equation differential equation of the second degree, the solution is theta is equal to c1 sin। अब ये देखो, ये सेकंड डिग्री का मतलब जो है वो मतलब आपका है, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से दी जाता है, वेर C1 एंड C2 आर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, थीटा इज इक्वल टू C1 साइन जी एम इंटू जी इंटू के अपॉन के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी प्लस C2 कॉस जी एम इंटू जी इंटू टी अपॉन के स्क्वायर। ओके, तो ये जो है वो आपका इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का सॉल्यूशन के लिए, वेर C1 एंड C2 आर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। C1 C2 जो है वो आपके इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है। द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस विच आर, अब बाउंड्री कंडीशन में देखो क्या है, सबसे पहले टाइम जो है वो टाइम 0 एंड थीटा 0 एंड एट टी स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 0, वेर T इज द टाइम पीरियड ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, जो T जो है वो आपका टाइम पीरियड ऑफ एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम है। सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 3 वी गेट 0 इज इक्वल टू C1 इंटू 0 प्लस C2 इंटू 1, देयरफॉर C2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में अगर आपको ऐसा मिलेगा, substituting the second boundary in the equation we get theta is equal to C1 upon under root of gm into g into k upon k square into t upon t, which is equal to 0 and which is equal to sin pi. Okay, but C1 can not be 0 and the other alternative is gm into g upon k square into t by 2 is equal to pi, then t is equal to 2 पाई अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर जी एम इंटू जी। तो ये आपका फोर्थ वाला इक्वेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए ये इक्वेशन तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो दूसरा पोर्शन देखेंगे कि आगे जो है वो क्या क्या जो आपको सीखना होता है। ओके, तो आज हमने देखा कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सी होती है एंड जो हमारा ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी है वो कैसे कैरिड आउट किया जा सकता है। तो ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी जो है उसमें हमने पहले कंसिडर करते हैं कि कोई एक फ्लोटिंग बॉडी है, उसे हम फ्लोट करवाते हैं फ्रीली, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है कि वो टिल्ट होती है और इसके हिसाब से जी की पोजीशन, एफ बी की पोजीशन, मेटा सेंटर की पोजीशन, वो सारी पोजीशंस जो है वो चेंज होती है और उसके हिसाब से फिर हमें कैलकुलेशन लगानी है। कैलकुलेशन में हमें सबसे फर्स्ट रिस्टोरिंग कपल का इक्वेशन लिखा जो कि मिला मुझे W इंटू
डिस्टेंस जी ए से, तो डिस्टेंस जी ए जो था मेरा वो था जी एम इंटू साइन थीटा, और डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया रिस्टोरिंग कपल। तब रिस्टोरिंग कपल क्या करती है कि आपका जो मूवमेंट की वजह से जो रोटेशन हो रहा है बीम का, उसे रिस्ट्रेन करने का काम करती है। ओके, तो उससे क्या होता है कि देखो, सबसे फर्स्ट है कि मैंने उसे ऑसिलेशन दिया कोई डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं भी मतलब ट्राई करूँगा, मतलब कोई भी ट्राई करेगा मेरे ऊपर कि वो भी मुझे प्रेशर जो है वो कर सके। ओके, तो इसीलिए जो है वो रिस्टोरिंग कपल इसीलिए है कि आपकी जो ओरिजिनल मूवमेंट है उसे काउंटर एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए ये जो रिस्टोरिंग कपल है उसकी ज़रूरत पड़ती है। दिस कपल ट्राइज टू डिक्रीज द एंगल, उसमें हमने एंगल डिक्रीज करने की प्रोसेस डाली है। दिस कपल ट्राइज टू डिक्रीज द एंगल, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, ये सभी को पता है। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है कि जैसे जैसे आपका टोर्स्टल जो इफेक्ट है, यानी कि दूसरा जो रिस्टोरिंग द कपल जो है वो माइनस होता जा रहा है। ओके, रिस्टोरिंग कपल की वजह से, रिस्टोरिंग कपल की वजह से आपका एंगल कम हो रहा है, और वो कम एंगल को दिखाने के लिए आपका डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर जो है वो नेगेटिव दिखाना ज़रूरी है। उसके बाद टॉर्क ड्यू टू इनर्शिया हमने फाइंड किया कि टॉर्क ड्यू टू इनर्शिया में क्या आता है, तो उसमें हमने देखा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई बाई एक्सिस एंड एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू आई वाई वाई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, और आगे जो है वो माइनस, उसका जो साइन है वो माइनस रहेगा। ओके, बट आई वाई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू के स्क्वायर अपॉन जी, where weight is equal weight of the body, k is equal to radius of gyration, inertia टॉर्क जो है वो उसका पूरे में लगा दिया हमने। इक्वेशन नंबर 2 बनाया, इक्वेशन नंबर हमारे पास था, दोनों को इक्वेटिंग कर दिया, तो इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट जी एम साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन जी डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। नाउ अगर हम लिमिट जो है वो उसका यूज़ करें तो फॉर स्मॉल एंगल थीटा वी कैन यूज़ जी एम इंटू थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन जी डी क्यूब बाई डी टी, एंड अगर ये माइनस वाला टर्म को इस साइड ले आए, राइट साइड जो है वो आगे ज़ीरो हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हमने वही किया, फिर उसके बाद पूरे इक्वेशन में से के स्क्वायर अपॉन जी को कॉमन निकाला, तो के स्क्वायर अपॉन जी को कॉमन निकाला, उसके बाद जो है वो अपना काम जो है वो हो गया, और हमें जो डी स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू मिलनी थी वो मिल गई। ओके, अब फिर से मैंने यहाँ पे टाइम कंडीशन जो टी ज़ीरो तो थीटा ज़ीरो एंड टी इज इक्वल टू टी बाई टू जो है वो दूसरी कंडीशन है आपकी, वो मैंने अप्लाई की C1 एंड C2 के बेस के ऊपर। तो जब आपका टी ज़ीरो होता है तो थीटा ज़ीरो होता है, तो मतलब सब ज़ीरो हो जाता है, यानी कि C1 ज़ीरो C2 ज़ीरो। Okay, and by substituting the second boundary condition t by 2 we can get the equation which we want, t is equal to 2 pi under root k square upon gm into g। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की थियरी भी मतलब थोड़ी बहुत बोरिंग टाइप की भी थी, और समझ में ना आए ऐसा भी है इसमें, बट आप अच्छे से समझोगे तो आप ये इजीली समझ पाओगे फ्रेंड्स। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे कोई टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर एंड मेटा सेंटर जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग, एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। और जो मिड सेम एग्ज़ाम आपकी होने वाली है वो तो आप सभी को पता है कि वो MCQ टाइप है। ओके, और उसमें जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसके रिगार्डिंग ही आपका जो है वो डेटा होगा। और मैंने जो असाइनमेंट्स आपको दिए हुए हैं फ्रेंड्स, सबसे मेन थिंग तो वो मैंने जो है वो असाइनमेंट्स जो है वो आपको सारे यूनिट के असाइनमेंट्स दे दिए हैं, तो वो आप अपनी फुर्सत में लिख सको इसलिए मैंने दिए हैं। अगर कोई एडवांस में लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। मैंने अपलोड कर दिए हैं, मैं यूनिट वाइज भी अपलोड करूँगा और आपको डेट भी दूंगा कि ये डेट तक आपको सबमिट कर देना है। ओके, बट आप अपना वर्क जो है वो अगर आप घर पे फ्री हो तो इजीली कैरिड आउट कर सको अपने फ्री टाइम में, अपने फुर्सत के टाइम पे, इसलिए मैंने वो
असाइनमेंट्स जो है वो आपको भेज दिए हैं बहुत पहले ही। तो जैसे जैसे आप लिख रहे हो और जैसे जैसे मैं अपलोड करूँगा वन बाय वन, तो वैसे वैसे आपको वो सबमिट करने रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। थैंक यू।